नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीके राइसिंग जरूर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे हिंदी में पहला हमारा टॉपिक था वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पूर्व की क्लास में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। जितने भी प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ना था वो उस तरह से हमने पढ़ लिया है। तो अब हम बात करेंगे वर्ण विचार के अंदर दूसरा जो टॉपिक अपना लगता है वो आपका है व्यंजन। क्या लगता है? व्यंजन। अब देखिए, व्यंजन के ऊपर अगर आप अनुस्वार लगाओगे तो ही व्यंजन का अर्थ वो खाने वाला पकवान है ना, और व्यंजन सीधा आ जाएगा तो इसका अर्थ होता है पंखा। परंतु व्यंजन की बात करें तो स्वरों के साथ यानी व्यंजन पढ़ाए जाते हैं हिंदी के अंदर। अब इन्हें क्या किस प्रकार की डेफिनेशन किस प्रकार दें कि जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए और वो किसी न किसी मुख का जो वीवर होता है, मुख के जो भाग होते हैं, उन भागों से टकराकर बाहर निकले, घर्षण करके बाहर निकले, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। और सभी जो व्यंजन होते हैं वो ए से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ए के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, ए के बाद तो बहुत सारे स्वर हैं, परंतु ए सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब गुरुजी ये मुख विवर आपने जो बोला है वो क्या है? चलिए, मैं वैसे तो चित्रकार तो नहीं हूं, फिर भी एक चित्र बना ही लेते हैं अपन ना, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। ठीक है, चलिए मान लीजिए अपन इस तरह से एक चित्र बनाया है। ये क्या है? मुख विवर में गला है गुरुजी। ठीक है, इसे आप कंठ भी बोल सकते हो। तो हमारी जो नाभि होती है वहां से जो वायु उच्चारित होती है, ठीक है, वायु उच्चारित होती है, वो सबसे पहले कहाँ आके टकराती है? वो यहाँ टकराती है। कहाँ टकराती है? कंठ के। तो पहला ये हो जाएगा। फिर अगर बात करें ये क्या है? ये नाक है जी। ठीक है, ये क्या है? ये होठ है गुरु जी। अब होठों के अंदर क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ दांत है गुरु जी। ये लो, यही तो है। और दांतों के बाद इस तरह से हमारे आहार नाल जुड़ी हुई है ना गले के अंदर। तो यहां पर क्या है? यहाँ ऊपर की तरफ क्या है? ये भाग, ये तालू है। ये क्या है? सॉरी, ये तालू नहीं, ये जो भाग है कंठ के ऊपर का जो भाग है, यहाँ पिछली साइड का, ये क्या है? तालू है। और ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुख के मुख विवर हैं जिनका अध्ययन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले वायु कंठ से टकराती है, फिर तालू से, मूर्धा से, है ना, फिर दांत से, फिर होठ से। तो यहां से वायु टकराकर जब बाहर निकलती है तो व्यंजनों का उच्चारण होता है। और स्वर भी इस प्रकार से टकराते हैं। तो हम डेफिनेशन में कह देंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके या घर्षण करके बाहर निकले वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। और सभी व्यंजन जो होते हैं वो ए स्वर से जुड़े हुए होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 33 है। तो आप डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। चलिए इसको अपन साफ कर देते हैं। अब अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं व्यंजन की। ठीक है, तो व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों या मुख विवर लिख सकते हो आप, अवयवों को स्पर्श करके बाहर निकले, स्पर्श करके बाहर निकले, वो क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें क्या कौन सा स्वर उच्चारित होता है? ए होता है। जैसे हम बोलेंगे क, तो ए आ रहा है ना, ख, ग, घ, तो ए की आवाज आ रही है, तो ए ऑटोमेटिक होता है। अगर आपको यहां से पूछ लें कि इनकी कुल संख्या कितनी है, व्यंजन की कुल संख्या आपको पूछ ले, तो आपको इसका उत्तर क्या देना है? व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 33 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखें हैं कौन कौन से, तो मैं यहां लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास उनके लिए है जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
क ख ग घ। अब ये जो नीचे मैं लगा रहा हूं, अगर ये लगाओगे हलंत तो ही वो व्यंजन है, अन्यथा देखो इसमें क के अंदर ए आ रहा है तो फिर वो व्यंजन नहीं माना जाएगा। तो इस बात की आप ध्यान रखोगे। तो ये लाइन आपको वैसी की वैसी याद होनी चाहिए जैसी इनका क्रम निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब क्या है, ये 33 है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अब कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग तो ये रहा जो मैंने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन कहां से कहां तक है? क से लेकर मैं तक है, क से लेकर मैं तक है, अर्थात इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? स्पर्श व्यंजन होते हैं गुरुजी 25। ठीक है, तो 1 नंबर बात ये ध्यान रखनी, और ये कौन से हैं? ये रहे 25, ये बात आप ध्यान रखोगे। दूसरों की बात करें कि दूसरे कौन से व्यंजन होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन का अर्थ मैंने आपको बताया, स्पर्श तो जानते हो ना, टच, यानी श्वास वायु जो मुख के किसी न किसी, यानी ये कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 भागों में मुख को बांटा था हमने पहले चित्र के माध्यम से, उन 5 से टकराकर ये बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन है कहलाएंगे। फिर हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर में बात करें, दूसरे का नाम है अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम है? अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अब देखो, अंत और स्तः, अंत का मतलब होता है लास्ट और स्तः का मतलब होता है स्थान। पहली बात तो आपको मैं सीधी सी समझाना चाहूं तो ये व्यंजन जो अंत तक एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है, इनका जो उच्चारण होता है ना तो स्वरों की तरह होता है ना व्यंजनों की तरह होता है। अब कारण क्या है? क्योंकि अब देखो अंतः, अब अगर संस्कृत वाले लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? अंतः। अंतः का अर्थ होता है अंतर, और स्तः का मतलब स्थान, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। तो मैं 2 तरीके से आपको बताया है, याद रखने के लिए बताया है, परंतु संस्कृत की भाषा की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ, अंतस्थ का अर्थ होता है इनके अंदर कुछ और व्यंजन है छुपे हुए हैं। तो कौन से छुपे हुए हैं उनकी चर्चा अपन कर लेंगे। तो ये जो व्यंजनों का उच्चारण होता है, इनमें कहीं भी जो श्वास वायु होती है वो प्रमुख या मुख्य रूप से किसी एक अंग को स्पर्श नहीं करती, किसी एक भाग को स्पर्श नहीं करती, सभी भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इसीलिए इनका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसीलिए मैंने आपको कहा न तो इनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है। तो ये हैं कौन कौन से, तो देख लेते हैं। देखो ये संख्या इनकी 4 है, य, र, ल और व। अब ध्यान रखिएगा, हिंदी के अंदर तो इनका यही क्रम है, परंतु क्या है संस्कृत के अंदर अगर इनकी बात करें, अंतस्थ व्यंजनों की बात करें, तो अपन इनके अंदर देखते हैं कि यह के अंदर कौन सा स्वर छुपा है। तो देखो यह मैं लिख देता हूं यहां पर, यह और वह को क्या माना जाता है बेटा? अर्ध स्वर माना जाता है। यह और वह को क्या माना जाता है? अर्ध स्वर माना जाता है। ओके, अब अर्ध स्वर माना जाता है, किस प्रकार माना जाता है तो देख लेते हैं। यह का जो उच्चारण होता है, यह के अंदर कौन है? ई है। यह के अंदर कौन सी मात्रा छुपी हुई है? ई की मात्रा। जब हम संधि करेंगे तो ये चीजें आपके बहुत काम आएगी। यह के लिए हम ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं संधि में, इसी प्रकार यह के लिए ई। र का उच्चारण हमेशा री की तरह होता है, तो र के लिए फिर री। ल का उच्चारण लरी की तरह होता है, लरी। ठीक है, यह संस्कृत में प्रयोग होता है। और वह का उच्चारण हमेशा ऊ के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऊ के लिए। तो ये देखो इनके अंदर क्या छुपे हुए हैं? वर्ण छुपे हुए हैं। अब देखो मैं एक सीधा देसी फॉर्मूला बताता हूं, ये को आप लगातार बोल के देख लेना, ये कहीं भी नहीं अटकेगा, आपकी सांस कहीं नहीं अटकेगी। परंतु आप किसी और लाइन को बोल के देख लेना, परंतु आप अटक जाओगे। कैसे? जैसे अपन क ख वाली लाइन को बोल के देखते हैं, क ख ग घड़ कख गड़ कख गड़ कख गड़ कख गड़ कख। अब देखो यहां पर हमारा कंठ जो वो अवरुद्ध हो गया, रुक गया।
परंतु आप ये रेलेवे को बोल के देखो, ये रेलेवे, 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 ये रेलेवे। अब देखो ये कहीं पर भी नहीं रुक रहा, अर्थात अंत तक एक स्थान पर बने हुए हैं, ना कंठों में अवरुद्ध पैदा हो रहा है। तो आपको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। आप कई बार क्या होता है, इसका क्रम पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम कौन सा होगा, और आपके सामने ये लाइन दे देता है, तो आपकी तो यही पढ़ी हुई है और आप ये उत्तर कराओगे, परंतु इनका क्रम अगर देखें तो इनका क्रम क्या बनता है, सबसे पहले ई आती है, तो यहां पर अपना क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है गुरुजी, सही क्रम अगर पूछ लिया आपसे तो यह। ई के बाद देखो कौन सा स्वर आता है, ई के बाद ऊ आता है, तो फिर वह आ जाएगा, ए आ ई ऊ, फिर आता है री, फिर ले आएगा। ठीक है, ओ सॉरी री कट करना पड़ेगा क्या, ए आ ई ऊ री, री किसके लिए आता है, रे के लिए आता है, और फिर आपका ले आ जाएगा। तो अगर इसका सही क्रम पूछे आपको, तो इसका सही क्रम आपको यह निर्धारित करना है। अगर वो सही क्रम की बात करें कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम कौन सा है, तो ध्यान रखना ये वे रे और ले इनका सही क्रम है, आप कहीं ये मत कर देना। तो दो प्रकार हमने पढ़ लिए। अब तीसरा जो प्रकार है, तीसरे प्रकार की अगर बात करें, तीसरे का नाम है ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। एक ही बात है, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। ये ऊष्मीय व्यंजन नाम क्यों दिया, देखो इस शब्द में क्या दिख रहा है आपको, ऊष्मा शब्द दिख रहा है, यानी वे व्यंजन या वे वर्ण जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी श्वास वायु जो होती है वो गर्म होकर बाहर निकलती है। आप इनको जब बोल के देखोगे, आप हाथ आगे लगा के देखना, तो अन्य की मुकाबले इसकी जो श्वास वायु होगी या जो हवा निकलेगी वो क्या निकलेगी, आपकी गर्म होकर बाहर निकलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जब ये इनका उच्चारण करते हैं तो जब मुख के किसी न किसी भाग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। और वो स्पर्श जब करते हैं तो घर्षण पैदा होता है, घर्षण से क्या होती है, वायु निकलती है। चलिए अब यहां कौन कौन से होंगे तो देख लेते हैं। तो यहां लिख लेना कि उच्चारण के समय मुख विवर से घर्षण करने के कारण गर्म श्वास वायु बाहर निकलती है, इसीलिए उसमें व्यंजन कहते हैं। ये है कौन कौन से, तो देखो भाई इनका क्रम भी आपको याद रखना है, पेपर में बार बार पूछता है वो। अब इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाए, इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाए। अब जो हम तो तीनों को सही बोल देते हैं ना, तो ये ध्यान रखना ये सह नहीं है, तीनों का उच्चारण अलग अलग है। अब इसको जब बोलो तो इस तरह से बोलो श श, यानी यहां छह की आवाज आनी चाहिए। जब बोलो तो थोड़ी सी ऐसा महसूस हो कि छह की ध्वनि साथ आ रही है, श, है ना। आप के बोला सह, गोलियों से, चोरसियों से, सरपरों से, इस तरह नहीं, तो इसको श बोला जाता है, इसको श और इसको स, तीनों का उच्चारण क्या है, अलग अलग है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इन्हें क्या बोला जाता है, ऊष्मीय व्यंजन बोला जाता है। तो ये अपने वर्णों के उच्चारण में चल रहा है, क्या चल रहा है, ये था अपने वर्णों का वर्गीकरण। अब अगर बात करें, मैंने आपको मुख्य मुख्य तो करवा ही दिए ये, अब ये क्या करें, इनके अंदर अपन इनका वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पर इनका वर्गीकरण कर लेते हैं, और यहां से पेपर में प्रश्न आपको पूछ लेता है। अब आपको ध्यान रखना है, जो चित्र मेरे को ज्यादा तो बनाना आता नहीं, पेंटिंग आती नहीं है, फिर भी अपन मैं दोबारा प्रयास करता हूं आपको बनाने की, कि इस तरह से आपको याद रख जाए किस तरह से भी। ठीक है, ठीक है। ये अपन ने क्या निर्धारित किया था, ये गुरुजी हमारा कंठ है जी, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे होठ है, और यहां पर हमारा इस तरह से क्या है, गला है ना, यहां काकल्य है। तो 2 नंबर पहला, 1 नंबर याद रखना है, 2 नंबर पे आपको याद रखना है क्या, तालू। 2 नंबर पर स्थान क्या है, तालू। 3 नंबर पे आप यहां जीभ उठाकर देखना, 3 नंबर पे ये स्थान है आपका, इसको बोलते हैं मूर्धा, जहां जीभ क्या हो जाती है, मुड़कर लगती है ऊपर की तरफ। ये स्थान याद रखना, इसी तरह से वर्गीकरण होगा। और फिर अपने यहां अगर बात करें, यहां पे क्या है, हमारे दांत है गुरुजी। 4 नंबर जो स्थान है अपना वो है दांत, यानी हम दंत बोल सकते हैं। और देखो ये क्या है, होठ है गुरुजी, ये क्या है, होठ है। तो 5वां स्थान हमारा क्या हो गया, ओष्ठ है, ठीक है,
और ये हमारी क्या है, नासिका है। ये क्या है, नासिका, नासिका, ये दो। तो ये 5 तरह से अपन ने वर्गीकरण कर लिया है। ये अगर माइंड में है तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जो कंठ से उच्चारित होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोलेंगे गुरुजी कंठ्य वर्ण। क्या बोल देंगे, कंठ्य वर्ण। और हिंदी के अंदर वे जिस प्रकार ये हैं, पहली सबसे पहले जो लाइन आती है कौन सी आती है, कै वाली लाइन आती है। क्या आती है, कै वाली पूरी की पूरी लाइन आती है। तो उसे हम क्या बोल देंगे, कै वर्ग, कै ख ग घ ड़, वो सारा किसके अंतर्गत आ गया, इसी के अंतर्गत आ गया। और क्या आ जाएगा गुरुजी, और इसके अंदर विसर्ग आ जाएगा। एक तो विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण भी कंठ से किया जाता है। अब और क्या आएगा गुरुजी, अब देखो हम स्वरों का वर्गीकरण भी यहां साथ साथ ही कर लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण भी हम साथ साथ कर लेते हैं। तो यहां स्वर कौन से आ जाएंगे, ए और आ जाएंगे। ये लो नंबर 1। 2 नंबर पे देखो तालु है, तो तालु से याद रह जाएगा तालव्य। कौन सा वर्ण है, तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, च, च वर्ग आ जाएगा। जब च वर्ग का उच्चारण किया जाता है तो जीभ जो होती है वो जो श्वास वायु वो किससे स्पर्श करके बाहर निकलती है, वो आपकी तालु को। और तालु से बोले जाने के कारण इनका नाम हो गया तालव्य। अर्थात तालव्य में आ जाएगा च, छ, ज, झ और ये। अब और कौन से आ जाएंगे गुरुजी, तो यहाँ पे देखो विसर्ग की चलो बात छोड़ो, फिर ए आ गए। तो ए आ के बाद कौन से आ जाएंगे, यहां आएगी ई और ई। ऐसे याद कर लो। स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग हमेशा क्या करती है, चरपर करती रहती है, क्योंकि उनके तालु में दम होता है। ऐसे याद कर लो, इसको ट्रिक से याद करो। तो स्त्री जो होती है वो हमेशा चरपर करती है, क्योंकि उसके तालु में क्या होता है, दम होता है। ऐसे याद आप रख सकते हैं। नंबर 3, क्योंकि मैं और चीजें करवाऊंगा ना तो वो एक माइंड से करवाएंगे। अब देखो यहां पे क्या है, मूर्धा, और मूर्धा से याद रखना आपको मूर्धन्य, मूर्धन्य। तीसरा वर्गीकरण क्या नाम से हो जाएगा, मूर्धन्य वर्ण। और यहां पे च लाइन आ गई तो उसके बाद में क्या आनी चाहिए, ट वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा। अब देखो ट का जब उच्चारण करोगे तो जीभ है ना ऐसे उल्टी होकर कहां स्पर्श करती है, ऊपर की तरफ मुड़ती है। और एक ऊपर इस तरह लगा के देखना, ऊपर एक खड्डा सा दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा जीभ का उल्टा हुआ भाग है। तो वहां बोल के देखो ट, ठ, ड, ढ, अण। तो इस तरह से जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये वायु कहां, सॉरी जीभ कहां टकराती है, आपके मूर्धा पर। अब देखो ए आ ई ऊ यहां आएंगे नहीं, एक आ जाएगा यहां पर री। ठीक है। अब 4 नंबर, 4 नंबर देखो क्या है, 4 नंबर दंत है। 4 नंबर क्या है, दंत है। तो दंत से आ जाएगा दंत्य। क्या आ जाएगा, दंत्य, दंत्य वर्ण। तो कौन सी लाइन आएगी दंत्य में, तय वाली आ जाएगी गुरुजी। तय वर्ग आएगा, पूरा आएगा। तय बोल के देखो, तय जीभ का स्पर्श हो रही है, दांतों के लग रही है, च, त, थ, द, ध, न आ गई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ऐसा कोई स्वर तो है ही नहीं जो यहां से दंत्यों को स्पर्श करता हो। तो ये बात होगी कन्फर्म। अब अपना रह गया 5वां, क्या 5वां, देखो 5वां स्थान कौन सा है, ओष्ठ यानी होठ। और होठों का है तो अपन यहां लिख सकते हैं ओष्ठ्य। कौन से वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण। और ओष्ठ्य वर्ण की बात करें तो कौन सा वर्ग आएगा, प वर्ग आ जाएगा। यानी ये तो आरपीसी ने तो प्रश्न ही पूछ लिया था कि अगर नीचे का होठ काट दिया जाए तो किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाओगे। अब देखो नीचे का होठ काटना नहीं, आपको पकड़ लेना और प वाली लाइन बोल के देखो, प, फ, ब, भ, म। जब दोनों लिप्स मिलते हैं तभी आवाज आती है, तभी ध्वनि का उच्चारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, प वर्ग जो है वो आपका सारा का सारा कहां आता है, ओष्ठ्य वर्ग के अंतर्गत आता है। और क्या आ जाएगा, देखो ए आ ई री, ये आ गया। अब इसमें आता ही नहीं, इसमें फिर ऊ वाली लाइन रहेगी, ऊ, ऊ। जब आप नीचे वाला होठ पकड़ लेंगे तो ऊ का उच्चारण भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ऊ वाला भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब देखो आगे कहानी बनती है। 25 वर्गीकरण हमने पढ़ लिए, स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिए 25 का। अब जैसे ही अंतस्थ व्यंजनों के उसमें व्यंजनों को पता चला कि यारो इन सब ने तो अपने घर का नाम रख लिया, कोई कंठ्य वर्ण हो गया, कोई तालव्य हो गया, कोई मूर्धन्य हो गया, कोई दंत्य हो गया, और अपन तो ऐसे ही रह गए। तो सबसे पहले
अगर बात करें अंतस्थ व्यंजन जो थे वो इनके पास आए कि भाई साहब आपने अपना वर्गीकरण कर लिया और हमें तो शामिल ही नहीं किया, आप एक काम करो, हमें आप अपने परिवार में मिला लो या हमारे परिवार का नाम रख दो। तो इन्होंने कहा कि हमारी तो प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण है। कितने हैं? क ख ग घ ड़, 5 है ना भी, हमारे पास तो 5 है और तुम सिर्फ 4 ही हो। यह रलव है, या तो तुम 5 होके आओ या फिर तुम 3 होके आओ। तो वो बड़े असमंजस में हो गए। उन्होंने कहा यार 3, चलो हम 3 होके आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर कह तीनों जैसे आओगे वैसे का वैसा आपका वर्गीकरण कर दिया जाएगा। तो यह र ल, ये 3 ही आए, वह को छोड़ आए। किसको छोड़ आए? वह को छोड़ आए हम वो गलियां, वह को छोड़ आए, 3 आ गए, यह र ल वह, और आके बोले किलो जी हम आ गए। तो इन्होंने कहा कि एक तो ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, एक नीचे वाली छोड़ दो, और बीच में जैसे आयो वैसे के वैसे एडजस्ट हो जाओ। एडजस्ट होने का अर्थ था यह क्या पर आया, यहां पर यह, फिर क्या आ रहा था र, और फिर क्या आया ल, कि जिस प्रकार तुम आए हो वैसे के वैसे एडजस्ट हो जाओ। जब इस बात का पता उसमें व्यंजनों को चला, श श स है और को, तो वो आकर बोले कि भाई साहब ये क्या बात हुई भाई, तुमने इनको तो अपने परिवार में मिला लिया, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, हमें भी मिलाओ। तो उन्होंने कहा कि या तो तुम 5 होके आओ या फिर तुम 3 होके आओ। तो उन्होंने कहा कि हम 3 होके आ जाएंगे, लास्ट वाले है को हम छोड़ देंगे, हम तीनों स एक जैसे बोले जाते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। तीनों आ गए। आने कहा कि हमें अब सेट करो अपने परिवार में। तो उन्होंने कहा कि एक तो ऊपर वाला परिवार छोड़ दो, एक नीचे वाला परिवार छोड़ दो, और बीच में सेट हो जाओ। अब जिस प्रकार आए हो वैसे के वैसे सेट हो जाओ। तो किस प्रकार होंगे? सबसे पहले ये आता है तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये आता है, ये यहां सेट हुआ, और फिर ये यहां आता है, ये यहां सेट हुआ। अब अपने पास कितने बच गए? एक तो वह बच गया और एक है बच गया। अब इन दोनों ने कहा कि यार ये तो बहुत बुरी करी अपने साथ कि जा जाके सेट हो गए, अपन तो 2 रह गए, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा कि अपन भी क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। किस प्रकार सेट हो जाते हैं? वह बोला यार मैं तो, मेरा एक परिवार है, मेरे जैसे एक शकल का आदमी है, कौन? ये देखो बिल्कुल मेरे जैसा है, बस बीच में उसकी क्या एक डिंडी है, ये बै बकरी मेरे जैसी है, मैं तो इसके पास जाता हूं, इसको कह देता हूं कि मेरे को मिक्स कर ले। तो ये वह वाली इसमें आके क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। चलो जी, अब है बच गया। है बोला भी मैं इनके साथ तो नहीं रहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो दगा की है, दोस्ती में दगा की है, तो अपने इनके साथ नहीं रहेंगे। तो इसने कहा कि ऊपर वाली लाइन में जाता हूं, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण मेरी तरह होता है और मैं तो यहां सेट हो जाऊंगा। ये लो भाई, सारा वर्गीकरण अपन ने यहां पर एक कहानी के माध्यम से सीख लिया। तो ये सब क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब 6 नंबर पे देखो, यहां मैंने एक शब्द लिखा है क्या, नासिका। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, नासकीय। कौन से? नासकीय, जो नाक से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? नाक से। और नाक से बोले जाने वाले कौन से हैं? जो प्रथम 5 वर्ण हैं, जैसे क, च, ट, त और प, इनका जो अंतिम होता है पंचम वर्ण, इनका अंतिम कौन सा? पंचम। वो सारे क्या है? नासकीय हैं। तो देखो यहां कौन सा हो जाएगा, एक तो इसको ड़ ये लो, उसके बाद में ये लो, अण ये लो, न ये लो, और मैं। ये 5 क्या बोले जाते हैं? नासकीय व्यंजन बोले जाते हैं। पंचम वर्ण भी बोल देते हैं। इनका उच्चारण नाक से होता है। किनका उच्चारण? नाक से होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अब देखो मूर्धन्य की अगर बात करें तो इसमें देखो ट, ठ, ड, ढ, न। तो यहां 2 अपने पास उक्षिप्त व्यंजन है, जिनके नीचे नुक्ता लगता है, वो यहां जाएंगे। ये लो, ठीक है ना, ये भी यहां जाएंगे, क्योंकि इनके जैसे ही है तो यही तो आएंगे, और कहां जाएंगे ये। उसके बाद में अपने पास अब देखो दंतोष्ठ्य। एक मैं इसको इरेज करूं क्या, इसको छोटा करते हैं। मैं लिख देता हूं काकल्य। और काकल्य तो जानते हो ना, काकल्य क्या होता है? काकल्य जो हमारा कंठ जब हम खोलते हैं ना, तो बीच में एक घंटी सी लगी हुई है गले के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? काकल्य। और काकल्य ध्वनि होती है, उसे हम 2 ही होती है, एक तो है होता है, जब इसका उच्चारण होता है तो काकल्य ध्वनि क्या होती है? इसे कांपती है। और एक आपका जो विसर्ग होता है, ये इन्हें काकल्य बोला जाता है। ये 2 जगह आते हैं, एक तो कै वर्ग में भी आते हैं और एक यहां भी आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्हें अली जीवा भी बोला जा सकता है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद की बात करें, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण
जिनका उच्चारण मसूड़ों से किया जाए। अब मसूड़ों से ऐसे कौन से हैं, और मसूड़ों को बोला क्या जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मसूड़ों को क्या बोला जाता है, वर्ष्य ध्वनि। क्या बोला जाता है, वर्ष्य ध्वनि। अब ये है कौन कौन सी, कोई सी किताब कुछ कहती है, कोई सी किताब कुछ कहती है। तो अपन कैसे याद रखना है, आप ऐसे याद रखेंगे, जल, जल का क्या कर दिया, नाश कर दिया। ये लो, वैसे तो देखो नह भी हो जाता है, मह भी हो जाता है, ये सारे क्या है, वर्ष्य ध्वनियां है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात करें नौवें की, नौवां है आपका दंतोष्ठ्य। कौन से हैं, दंतोष्ठ्य। तो ऐसे वर्ण भी हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, दांतों और होठों दोनों से होता है। तो वो कौन से, जैसे वह के नीचे नुक्ता लग जाए और फ का नीचे नुक्ता लग जाए तो वो क्या कहलाएंगे, दंतोष्ठ्य कहलाएंगे। तो वह के नीचे नुक्ता लगा दो और फ के नीचे नुक्ता, क्योंकि इस नुक्ते का अर्थ होता है कि जहां लग जाता है वहां पर बल दिया जाता है, और ये कभी भी वर्ण या शब्द के बीच में नहीं लगता, शब्द के बीच में नहीं लगता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सबसे अंत में ही आएगा, शुरू इनसे कोई शब्द भी शुरू नहीं हो सकता। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपने मुख्य मुख्य क्या थे, दंतोष्ठ्य। अब देखो, अब अपने पास क्या रह गया, स्वरों का वर्गीकरण रह गया। क्या रह गया, स्वरों का वर्गीकरण रह गया। तो अपन यही कर लेते हैं, फिर दोनों का क्यों बीज अलग अलग करें, एक ही जगह लिख लीजिएगा। और कंठ तालव्य, कि ऐसे वर्ण भी, तालव्य, कंठ तालव्य। तो ऐसे स्वर भी हैं जो दो से मिलकर बने हैं। जैसे अगर बात करें, ए कहां से बोला जा रहा है, देखो कंठ से, और ई कहां से बोला जा रहा है, ये देखो इसके साथ ई लगाया तो कहां से बोला गया, कंठ और तालु दोनों है, तो कंठ तालव्य हो गया। और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो किनका उच्चारण होता है, ई का होता है, और इस दोनों ई का उच्चारण होता है। तो ये क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य। और फिर 11 नंबर पे हम लिख लेते हैं कंठोष्ठ्य। क्या लिख देंगे, कंठोष्ठ्य, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ्य दोनों से होता है। देखो क, ये देखो ए, और ओष्ठ्य में ऊ है, और ए और ऊ को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, औ मिलता है, और ए और ऊ को मिलाया जाता है तो दोनों मिलते हैं। ये लो, बताओ, दोनों का वर्गीकरण अपने यहां पढ़ लिया। तो ये मुख्य रूप से हमने स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया। एक बार इसे रिपीट कर लेना, कहानी के माध्यम से आपको पढ़ाया है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल इसी टॉपिक को लेकर। व्यंजनों का प्रश्न जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जहां हिंदी आती है, और अब की बार तो पटवारी में भी हिंदी का ऐसा प्रश्न पूछा गया कि प्रयत्न के आधार पे बताइए व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रयत्न के आधार पे हम कल बात करेंगे कितने प्रकार से बांटा गया है, उनके आगे कितने प्रकार हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नई क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।